हमारे इस भाई की किस्मत तो ऐसी है कि अगर ये रेगिस्तान में भी जाए तो वहां बाढ़ आ जाए। लोग जब टपकाए जाते हैं यानी ट्रांस माइग्रेट होते हैं तो उन्हें कोई तगड़ा सिस्टम या जादुई शक्तियां मिलती हैं, पर जब हमारे क्वान जुफाम भाई दूसरी दुनिया में लैंड हुए तो उनके हाथ में खाली कटोरे के सिवा कुछ नहीं था। बेचारे गरीब तो हैं ही, ऊपर से कल्टीवेशन के नाम पर इनका टैलेंट बिल्कुल शून्य है। हर कोई इन्हें देखकर ऐसे मुंह बनाता है जैसे किसी ने सड़ा हुआ समोसा देख लिया हो। अमर संप्रदायों वाले तो इन्हें घास तक नहीं डालते। लेकिन भाई, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कुछ गुंडों ने इन्हें घेर लिया। पिटते पिटते इनके हाथ एक बूढ़े साधु की विरासत लग गई। बस फिर क्या था, कल का मामूली इंसान रातों रात ऐसा पावर हाउस बना कि उसने डीमन सेक्ट की हजारों साल पुरानी तलवार को अपना पालतू कुत्ता बना लिया। अब क्या अमर और क्या दानव, सब के सब थर थर कांप रहे हैं। किस्सा वहां से शुरू होता है जब क्वांग जुफाम की आंख खुलती है और उन्हें एहसास होता है कि वो इस नई दुनिया में ट्रांस माइग्रेट हो चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि पुरानी कहानियों की तरह या तो वो कोई हजारों साल में एक बार पैदा होने वाले जीनियस बनेंगे या कम से कम किसी अमीर खानदान के बिगड़े हुए शहजादे जिनका काम बस ऐश करना और हैरम बनाना होगा। पर किस्मत ने यहाँ भी इनके साथ गंदा मजाक किया। जिस शरीर में ये आए थे वो एक नंबर का निकम्मा और फटेहाल लड़का था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी टेढ़ी थी कि खुद को भी पसंद ना आए। हमारे हीरो साहब मनी मन उन लेखकों को गालियां दे रहे थे जिन्होंने ये झूठ फैलाया था कि दूसरी दुनिया में जाते ही हैक्स मिलते हैं। यहाँ तो सिर्फ सन्नाटा था। अगली सुबह जब इनकी नींद खुली तो नजारा ही कुछ और था। आसमान में लोग तलवारों पर बैठकर ऐसे उड़ रहे थे जैसे संडे को लोग बाइक निकालते हैं। उनमें एक परी जैसी सुंदर लड़की थी जिसे देखकर हमारे 25 साल के कुंवारे भाई की लार टपकने लगी। पर उसके साथ एक राजकुमार जैसा हैंडसम लड़का भी था जिसे देख नीचे खड़ी लड़कियां पागल हो रही थी। ये लोग टू जूनस सेक्ट के थे और चेले भर्ती करने आए थे। नियम सिंपल था, पत्थर की 3 सीढ़ियां चढ़ो और संप्रदाय में एंट्री पाओ। एक तगड़ा पहलवान कॉन्फिडेंस में आगे आया, पर पहली सीढ़ी पर ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर आया गांव के सरपंच का बेटा वांग गाओ। 5वीं सीढ़ी चढ़ना ही बड़ी बात थी, पर यह भाई 6ठी तक पहुंच गया। ये सब देख क्वांग जुफाम को भी जोश चढ़ा। हालांकि टैलेंट के नाम पर इनके पास सिर्फ बेइज्जती थी। जैसे ही इन्होंने सीढ़ी पर पैर रखा ये मुंह के बल गिरे और लोग ऐसे हंसे जैसे कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा हो। जब वो दोनों अमर वहां से निकलने लगे तो फार्म को लगा कि हाथ से मौका निकल रहा है। अब टैलेंट नहीं था तो इन्होंने देसी जुगाड़ लगाया और उस लड़के को रिश्वत देने पहुंच गए। रिश्वत में क्या दिया? एक प्लेबॉय मैगजीन का जादू ऐसा चला कि उन्हें पहाड़ पर नौकर की नौकरी मिल गई। जाते जाते उस अमर बंदे ने फार्म और 2 और लोगों को तलवार पर बैठाया और उड़ चला। बस डर इस बात का था कि कहीं उसकी एडल्ट मैगजीन वाली पोल न खुल जाए। उस नीच अमर बंदे ने मौका देखते ही पीछे से ऐसा धक्का मारा कि हमारा फार्म सीधे खाई में। शुक्र है प्लॉट आर्मर का, वरना भाई का राम नाम सत्य वहीं हो गया होता। गिरते गिरते फार्म उस कमीने की पूरी वंशावली को गालियां दे रहा था। थोड़ी दूर लंगड़ाते हुए चलने के बाद उसे एक पुराना साधु दिखा जो एक आड़ू के पेड़ के नीचे समाधि लगाए बैठा था। फार्म को दाल में कुछ काला लगा। उसे लगा यहाँ से पतली गली से निकल लेना ही समझदारी है। पर जैसे ही फार्म ने पलटी मारी साधु बाबा बोल पड़े, रुक जाओ वत्स, ये बूढ़ा साधु कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा ने अपना नाम रंदांग बताया और दावा किया कि वो 18,000 साल से यहाँ किसी ऐसे बंदे की तलाश में है जिसे वो अपने बौद्ध शास्त्र सौंप सके। पर फार्म को वो बाबा कम और किसी झोला छाप स्कीम वाले फ्रॉड ज्यादा लग रहे थे। जैसे ही फार्म ने दबे पांव भागने की कोशिश की, मास्टर रंदांग ने उसे दबोच लिया। बेटा बच के कहाँ जाओगे? बाबा ने अपनी कड़क आंखें खोली और एक उंगली दिखाई। बिजली की रफ्तार से एक रोशनी फार्म के दिमाग में जा घुसी। रंदांग ने हाथ जोड़े और आसमान से ऐसी शक्तियां बरसी कि फार्म के शरीर का कोना कोना चमक उठा। उसके पेट से एक सुनहरी आध्यात्मिक ताकत निकली और आसपास चिंगारियां उड़ने लगी। फार्म चिल्लाया, अरे मास्टर रंदांग, रुको तो सही। पर देर हो चुकी थी। जहां अभी बाबा खड़े थे वहां अब सिर्फ राख बची थी। बाबा तो टाटा बाय बाय कर गए। फार्म ने भी मौका देखा और तुरंत घुटनों पर बैठकर सर झुका लिया। गुरुदेव, अपने इस चेले का प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपकी शिक्षाओं को दुनिया के कोने कोने में फैलाऊंगा। शाम ढलते ढलते फार्म टहल रहा था कि उसने मजे मजे में एक पत्थर उठाया। जैसे ही हाथ से दबाया, पत्थर का पाउडर बन गया। भाई की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो पागलों की तरह हंसने लगा। अब आएगा असली मजा। अब पैसा होगा, रुतबा होगा और सेवा के लिए लड़कियों की लाइन होगी। ऐसी दिव्य शक्ति के साथ तो मैं दुनिया का राजा बन जाऊंगा। वो जोश जोश में एक पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठ गया ताकि अपनी नई पावर चेक कर सके। पर उसके शरीर के अंदर जो कांसे का टुकड़ा था वो ऐसे चुप बैठा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। फार्म ने चिढ़कर पूछा, अबे ये क्या बकवास है, अब काम क्यों नहीं कर रहा? तभी उसे गजब की खुशबू आई। उसने नाक सिकोड़ कर देखा तो सामने एक अजीब सा पौधा लगा था। वो खुशबूदार फूल दिखने में इतना रसीला था कि उसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए।
फार्म ने अनजाने में अपने खाली पेट पर हाथ फेरा। भूख के मारे उसकी आंतें कुलबुला रही थी। बेचारा मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगा। कैसी फकीर किस्मत है, दूसरी दुनिया में आकर भी घास फूस खाना पड़ रहा है। उसने आओ देखा न ताओ उस घास को मुंह में ठूंसना शुरू कर दिया। पेट भरते ही उसने एक लंबी डकार ली और बची हुई घास को अपनी जेब में डाल लिया। पर जैसे ही वो घास अंदर गई, भाई के शरीर में बिजली दौड़ गई। उसने बस हल्के से पैर पटका और भाई साहब सीधे 3 मीटर हवा में। फार्म की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अबे ये क्या जादू है, मैंने तो अभी जोर लगाया भी नहीं और मैं सुपरमैन बन गया। तभी उसकी नजर दूर खड़ी यी युआनसू पर पड़ी, जिसे 2 लफंगों ने घेर रखा था। वो गुंडे उसे तंग कर रहे थे। अरे ओ मैडम, जरा हमारे साथ बैठकर 2 घूंट लगाओ, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। बेचारी डर के मारे कांप रही थी और कह रही थी कि वो उन्हें नहीं जानती। फार्म ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वाह, अभी तो पावर मिली है और भगवान ने हीरो बनकर लड़की बचाने वाला सीन भी सेट कर दिया। चलो इन दोनों पर ही हाथ साफ करके प्रैक्टिस कर लेता हूँ। दूसरी तरफ वो लफंगा लड़की के कंधे पर हाथ रखकर रील वाला विलन बन रहा था। अरे छोटी बहन, शर्माओ मत, जरा बड़े भाई को अपना चेहरा तो दिखाओ। लड़की ने धीरे से मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और अगले ही पल चटाक, भाई साहब की गर्दन ऐसी लॉक की कि उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लड़की ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, क्यों बड़े भाई, चेहरा ठीक से दिख रहा है या और करीब आऊं? उसने अपनी तगड़ी मार्शल आर्ट से उन दोनों गुंडों को ऐसे धोया जैसे धोबी कपड़े धोता है। काम तमाम करने के बाद उसने हाथ झाड़े और टशन में बोली, देखने में तो बड़े पहलवान लग रहे थे पर निकले बिल्कुल फुस्सी। फार्म ये सब देख ही रहा था कि उसका इरादा बदल गया। भाई ये तो खुद ही लेडी डॉन निकली, मेरा यहाँ कोई काम नहीं। वो चुपके से पतली गली से कटने ही वाला था कि उस लड़की की नजर फार्म पर पड़ गई। उसने फार्म के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा भागने की कोशिश भी मत करना, सच सच बता, तू भी इन्हीं के गैंग का है ना? फार्म के तो पसीने छूट गए। वो रोते रोते सफाई देने लगा, अरे नहीं दीदी, मैं तो शरीफ आदमी हूँ, बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझ पर जुल्म मत करो। लड़की ने हंसते हुए उसे छोड़ दिया। चल ठीक है, मान लेती हूँ कि तू इनका साथी नहीं है। फार्म ने हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया, पर अंदर ही अंदर उसे उस बड़ी बहन की खूबसूरती पर क्रश होने लगा था। वो जाते जाते बस इतना बोल गई, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। लड़की जाते जाते बोली, मुझे जल्दी होंगतियान गेट पहुंचना है, फिर मिलेंगे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में टी फैम। फार्म भी उसके पीछे हो लिया। अरे क्या इत्तेफाक है, मुझे भी वहीं जाना है, क्यों ना हम साथ चलें? उसने पलटकर पूछा, तुम्हें भी वहां जाना है? चलो ठीक है, वैसे मैं अभी थोड़ी डरी हुई हूँ और मुझे चैन के लिए कुछ खाने को चाहिए, क्या तुम्हारे पास कुछ है? फार्म ने झिझकते हुए मुस्कुराकर कहा, है तो सही, पर यह बेचने लायक चीज नहीं है। उसने अपनी जेब से वो अजीब सी घास निकाली। उसे देखते ही लड़की की चीख निकल गई। ओ भाई, ये तो हेवनली स्पिरिट रूट है, तुम्हारे पास ये जादुई जड़ कहाँ से आई? फार्म ने हैरानी से पूछा, क्या ये हरी घास? लड़की की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे इसे घास मत बोलो, ये वो दुर्लभ मेडिसिन किंग है जिसकी कीमत सोने के शहरों के बराबर है। इसमें इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा भरी है कि अगर कोई किस्मत वाला इसकी एक जड़ भी खा ले तो उसकी शक्तियां आसमान छूने लगेंगी। फार्म ने बड़े कूल अंदाज में वो जड़ें उसे थमा दी और बोला, मुझे नहीं पता ये कितनी कीमती है, ये 3 जड़ें तुम्हारी हुई। युआनसू खुशी के मारे फार्म के गले लग गई और चहकते हुए बोली, सच में? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फार्म का चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर मनी मन वो हंस रहा था। अरे 3 जड़ों की क्या बिसात, जब ये तुम्हारा भाई 7 जड़ें पहले ही डकार चुका है, तभी तो मैं इतना तगड़ा महसूस कर रहा हूँ। वैसे ये लड़की महकती बहुत अच्छा है। जैसे ही वो वहां पहुंचे एक भारी आवाज गूंजी और टेस्ट शुरू होने का ऐलान हुआ। फार्म ने आसपास देखा और बोला, अभी तो सुबह ही हुई है और इतनी भीड़, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। युआनसू ने जवाब दिया, इसमें ज्यादा क्या है, होंगतियान गेट का नाम पूरी दुनिया के कल्टीवेटर्स के बीच किसी भगवान से कम नहीं है। कौन यहाँ का इनर डिसाइपल नहीं बनना चाहेगा? ऊपर तलवारों पर उड़ते हुए उन बुजुर्गों को देखो, वही इस दुनिया के असली मालिक है। फार्म नीचे खड़ा होकर थोड़ा चिढ़ा हुआ लग रहा था। तुम सीरियस हो? फिर से वही पुरानी घिसी पिटी ट्रिक? तभी एक बंदा टेस्ट देने आगे बढ़ा, पर सीढ़ी चढ़ते ही पीछे की तरफ कलाबाजी खाकर गिर पड़ा। ये देख युआनसू ने बड़े सम्मान से हाथ जोड़े और कहा, जूनियर यी युआनसू पहले कोशिश करने की इजाजत चाहती है। और भाई उसने 1-2 नहीं बल्कि सीधे 9 सीढ़ियां चढ़कर सबका मुंह बंद कर दिया। 9 सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो वहीं रुक गई और बड़े टशन में बोली, कितना मामूली टेस्ट है ये। तभी सीनियर ने ऐलान किया, ये युआनसू ने 9 सीढ़ियां पार कर ली हैं, वो पास है। नीचे खड़े लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे। भाई ये लड़की तो बड़ी खतरनाक निकली, इतनी कम उम्र में इतनी पावर, ये तो असली हिडन मास्टर है। फार्म ने मन ही मन सोचा, गजब है यार, ये ना सिर्फ दिखने में परी और दिल की साफ है, बल्कि इसकी आध्यात्मिक शक्ति तो नेक्स्ट लेवल है। अगर मैं फिर से फेल हो गया तो मेरी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। जो भी हो, युआनसू मेरा इंतजार कर रही है, अब पीछे नहीं हट सकता। फिर क्या था, भाई साहब पूरे एटीट्यूड में आगे बढ़े। उन्होंने कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए,
चेहरे पर डर नहीं आने देंगे। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर कदम रखा वो हैरान रह गए। अरे ये तो मक्खन की तरह आसान है। और देखते ही देखते क्वांग शाओ फाम ने सीढ़ियां चढ़ ली। उनके चेहरे पर ऐसी जीत वाली मुस्कान थी जैसे उन्होंने पूरी दुनिया फतेह कर ली हो। पास खड़ी युआंगसू ने भी तालियां बजाईं और शाबाशी देते हुए बोली, मान रहे भाई, तुम्हारे अंदर तो काफी हुनर छुपा है। फाम ने बड़े विनम्र बनने का नाटक करते हुए अपना सिर खुजलाया और बोले, अरे नहीं नहीं, ये तो बस ठीक ठाक ही था। ये तो था उनका बाहर का दिखावा। पर जैसे ही वो पीछे मुड़े उनका चेहरा सफेद पड़ गया और ठंडे पसीने छूटने लगे। मन ही मन उन्होंने राहत की सांस ली। बाप रे, शुक्र है युआंगसू के सामने बेइज्जती नहीं हुई। उनके चेहरे के ये बदलते रंग देख बेचारी युआंगसू थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि बंदा खुश है या डर के मारे नीला पड़ रहा है। उस वक्त ताओ स्ट्रीट पर जहां गगनचुंबी पहाड़ बादलों को चूम रहे थे, एक ताओवादी पुजारी ने चट्टान के किनारे आकर प्रवचन देना शुरू किया। उन्होंने बताया कि अमर बनने का मतलब है खुद को ताओ यानी कुदरत के साथ एक कर लेना। जमीन और आसमान के बीच की ऊर्जा को खींचकर तुम चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, ऊंचाइयों को छू सकते हो और यहाँ तक कि पहाड़ों को हिलाने और समुद्र को भरने की ताकत रख सकते हो। पुजारी जी ने हाथ हिलाते हुए कल्टीवेशन के 5 बड़े लेवल समझाए, रुफेई, जूचन, हुआंगसिन, रेन हुआंग और शियान शियान। और हर लेवल में 9 छोटे पड़ाव होते हैं जिन्हें 9 आसमान कहा जाता है। भीड़ में खड़े फार्म भाई की तो आंखें फटी रह गईं। वाह क्या जादूगरी है। युआंगसू ने भी सिर हिलाकर उनकी बात मानी। मास्टर ने सबको शांत कराया और कहा, इस जादुई पर्चे यानी जेड स्लिप में हमारे संप्रदाय की खास जेड प्योर हार्ट मेथड और कुछ फाउंडेशन पिल्स हैं। इन्हें लो और 3 महीने के लिए गुफा में जाकर तपस्या में लीन हो जाओ। फार्म भी बाकी चेलों के साथ ध्यान लगाकर बैठ गया। आंखें बंद करते ही उसे झटका लगा, अरे तेरी, ये बुद्ध धर्म के मंत्र और ये जेड प्योर हार्ट मेथड जब मिलते हैं तो शरीर में अलग ही करंट दौड़ता है। ये बात जल्दी से युआंगसू को बतानी होगी। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। फार्म ने अपनी शक्तियों का नमूना दिखाया और एक भारी भरकम चट्टान को हवा में ऐसे उठा दिया जैसे कोई गेंद हो। तभी एल्डर अपनी तलवार पर सवार होकर लैंड हुए। सब चेले उनके पास जमा हो गए। तभी आगे खड़े कुछ लड़के खुसर पुसर करने लगे। भाई सोचा था 3 महीने बाद सीधे टॉप 7 चोटियों पर एंट्री मिलेगी, पर यहाँ तो अभी 1 महीना और घिसना पड़ेगा। ये सुनकर फार्म का चेहरा ऐसा उतरा जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। वो बुदबुदाया, भाई ये तो हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम से भी ज्यादा कड़क सिस्टम है। पर युआंगसू के जोश में कोई कमी नहीं थी। उसने फार्म का हाथ पकड़ा और खींचा, जल्दी चलो लिन फार्म, कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं जहां हम साथ में कल्टीवेशन कर सकें। खुली हवा में युआंगसू बहुत खुश लग रही थी। उसे देखकर फार्म ने शर्माते हुए अपना चेहरा ढका और बोला, हाँ वाकई बहुत खूबसूरत है। अब वो नजारे की तारीफ कर रहा था या युआंगसू की, ये तो वही जाने। तभी वहां एक ग्रुप आया। एक लड़की बोली, सीनियर भाई हम यही ध्यान क्यों नहीं लगाते, पर लगता है ये लोग जगह नहीं छोड़ेंगे। वो सीनियर भाई और कोई नहीं बल्कि झाओ यू था, जो होंग टियान गेट का कोर चेला था और 6ठे लेवल की पावर रखता था। झाओ यू टोशन में बोला, छोटी बहन फिक्र मत करो, इस पूरे संप्रदाय में ऐसा कोई नहीं जो झाओ यू की बात टाल दे। फिर वो फार्म की तरफ मुड़ा और बड़े घमंड से अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं झाओ यू हूँ, क्या तुम ये जगह मेरी जूनियर सिस्टर यान के लिए छोड़ने की कृपा करोगे? फार्म ने बिना पलक झपकाए मना कर दिया, सॉरी बॉस, हमें भी ये जगह पसंद है, कहीं और जुगाड़ देख लो। मुंह पर तो उसने ये कहा, पर मन ही मन वो गाली दे रहा था, अबे हो मजनू, तुझे फ्लर्टिंग करनी है तो कहीं और जा, मेरे सामने शोबाजी मत कर। अब दोनों आमने सामने थे। माहौल ऐसा हो गया जैसे एक तरफ आग हो और दूसरी तरफ पानी। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे, भाई इस होंग टियान गेट में झाऊ भाइयों से पंगा लेने की हिम्मत किसकी है? क्या इस लड़के को अपनी जान प्यारी नहीं है? तभी बिजली की तरह एक रोशनी चमकी और उन दोनों के बीच एक दूसरा बंदा धमका। वो झाऊ यू से बोला, सीनियर इस मामूली से कीड़े के लिए आपको हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, इसे तो मैं ही देख लूंगा। फार्म को इस नए दुश्मन के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान आई। जैसे ही वो बंदा हमला करने बढ़ा, फार्म ने फुर्ती से पीछे हटकर एक पत्थर को ऐसी लात मारी कि वो सीधे उस बंदे के सीने पर जाकर लगा। वार इतना जोरदार था कि उस लड़के ने वहीं खून की उल्टियां कर दी और सबके सामने दूर जा गिरा। फार्म के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी, जबकि बगल में खड़ी युआंगसू मन ही मन इस नजारे का मजा ले रही थी। देखने वाले दंग रह गए, ये कौन है भाई? इसके पास इतनी डरावनी ताकत कहां से आई? झाऊ यू गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है, तुम लोग खड़े होकर क्या देख रहे हो, इसे खत्म करो। उसके आदेश पर 3 गुंडों ने फार्म को घेर लिया। उनमें से एक ने मुक्का तानते हुए मजाक उड़ाया, बड़ा हीरो बनने का शौक है ना, अभी तेरा भूत उतारता हूं। पर फार्म तो अब प्रो प्लेयर बन चुका था। उसने बड़ी आसानी से हमले को डॉज किया और जैसे ही दुश्मन का ध्यान भटका, उसके जबड़े पर ऐसा मुक्का जड़ा कि भाई साहब का चेहरा ही टेढ़ा हो गया। एक दांत तो उड़कर हवा में ऐसे गया जैसे कोई रॉकेट हो। वो बंदा हवा में उड़ते हुए चिल्लाया, नहीं ये नामुमकिन है, और सीधे जमीन पर चारों खाने चित। उसने गिरते ही अपने बाकी 2 साथियों को डांटा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, तुम दोनों भी जाओ। अब उन तीनों ने मिलकर हमला किया और अपनी जादुई ताकतों से एक बड़ा घेरा बना लिया। लोग कांपने लगे,
क्या मैं सपना देख रहा हूँ? फोर्थ हेवन लेवल के 3 एक्सपर्ट एक साथ हमला कर रहे हैं। तभी फार्म की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसकी गर्दन की नसें गुस्से से फूलने लगी। ऐसा लगा जैसे वो एक साथ कई जगह मौजूद हो। उसने पलक झपकते ही तीनों को ऐसी सफाई से धोया कि देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। युआंसु ने मासूमियत से अपना सिर टेढ़ा किया और फार्म की तारीफ करते हुए बोली, अरे तुमने तो इन्हें बहुत ज्यादा मार दिया, पर खैर ये इसी के लायक थे। ये देखकर झाओ यू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आखिरी धमकी दी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अभी के अभी घुटनों पर बैठो, माफी मांगो और अपने दोनों हाथ खुद ही तोड़ लो, वरना तुम यहां से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को आखिर तक देखा। आपका साथ और सपोर्ट मेरे लिए सच में बहुत मायने रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरी इस यात्रा में साथ देना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के जरिए अपनी तरफ से छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। मैं 11 लाख के क्रेडिट्स खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ ताकि आवाज की क्वालिटी वही बनी रहे और मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकूं। आपका छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत बड़ी मदद है। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए दिल से धन्यवाद। अचानक बीच मैदान में सफेद धुआं उठा। च्यू हाथ में चमकती हुई तलवार लिए प्रकट हुआ। अब उसे देखकर दुयान तुत्तो ऐसे हैरान हुआ जैसे उसने पहली बार बिजली का बिल देख लिया हो। उसने झट से पूछा कि भाई ये ज्यू के पास ये चमकती चीज कहाँ से आई? लड़की ने बड़े टशन में जवाब दिया कि बेटा ये कोई मामूली चाकू नहीं है, इसे स्पिरिट वेपन कहते हैं। फिर उसने ज्ञान बांटना शुरू किया कि इस हुआन युन महाद्वीप में जादुई खजानों की अपनी एक औकात होती है। सबसे नीचे आते हैं मॉर्टल वेपन्स, फिर स्पिरिट वेपन्स, उसके बाद ट्रेजर वेपन्स, फिर सुप्रीम ट्रेजर्स और सबसे ऊपर होते हैं लेजेंडरी सेलेस्टियल वेपन्स। ये स्पिरिट वेपन्स किसी भी योद्धा की ताकत में 4 चांद लगा देते हैं, पर इन्हें चलाने के लिए बंदे का लेवल हुआन सिन लेवल तक होना चाहिए। अब जियू हाथ में हरी तलवार लिए ऐसे सीना चौड़ा करके खड़ा था जैसे पूरे मोहल्ले का डॉन वही हो। उसने ताना मारा कि ऐ सड़े हुए छोकरे, तुझे दुनिया की समझ नहीं है। मैंने तुझे मौका दिया था पर तूने खो दिया। शाओफान को उसे देखकर इतनी आग लगी कि मन किया भी इसकी चटनी बना दे। बगल में खड़ी दुयान तुत बेचारी चिंता के मारे घुली जा रही थी। उसने शाओफान को टोकते हुए कहा कि संभल के रहना भाई, ये स्पिरिट वेपन्स बड़े टेढ़े होते हैं। शाओफान ने अपनी पूरी एनर्जी बटोरी और सीधा जियू की तरफ रॉकेट की तरह लपका। आसपास खड़े लोग तो दांतों तले उंगली दबा लिए कि भाई इसकी स्पीड तो वाईफाई से भी तेज है। जियू ने अपनी तलवार हवा में लहराई, उसमें अपनी पूरी पावर भरी और चिल्लाया कि मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जा। उसने शाओफान की तरफ एक जहरीली मुस्कान फेंकी और तलवार से वार किया, पर शाओफान भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो कतई प्रो प्लेयर की तरह बच निकला। जियू को इतनी मिर्ची लगी कि उसने गुस्से में अपना कोट उतार फेंका और सोचा कि अब देखता हूँ तू कैसे बचता है। वो हवा में उछला और अपनी तलवार कस के पकड़कर शाओफान की तरफ झपटा, चिल्लाते हुए बोला कि अगले जन्म में थोड़ी अक्ल लेकर पैदा होना और ये सीख लेना कि किससे पंगा लेना है और किससे नहीं। ये युआनक्स्यू को लगा कि अब तो शाओफान का पत्ता कटने वाला है। वो डर के मारे चीखी। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई कि भाई मान गए, स्पिरिट वेपन तो वाकई खतरनाक चीज है। कुछ लोग तो शाओफान के लिए मातम मनाने की तैयारी में थे कि ये लड़का तो अब गया काम से। तभी सीन पलट गया। शाओफान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई कि जियू की तलवार टकराकर मीलों दूर जा गिरी। जियू तो हक्का बक्का रह गया कि ये क्या चमत्कार हो गया। अभी वो सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि शाओफान उसके पास पहुंच गया। जियू की हालत पतली हो गई, वो बस गिरने ही वाला था। शाओफान ने तंज कसते हुए पूछा कि नजरें कहाँ हैं भाई, और फिर उसने ऐसा मुक्का जड़ा कि जियू खून थूकते हुए दूर जा गिरा। पब्लिक तो फैन हो गई, सब उसकी स्पीड और पावर की तारीफ करने लगे कि बंदे ने बिना हथियार के ही उसे धो डाला। जियू की ईगो अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो कांपते पैरों से खड़ा हुआ और सबके सामने ऐलान कर दिया कि जो भी आज इस लड़के को जान से मारेगा मैं उसे अपनी किंगयन सॉर्ड तोहफे में दे दूंगा। ये सुनकर भीड़ तो पागल हो गई। कुछ लोग तो मन ही मन ख्याली पुलाव पकाने लगे। शाओफान ने उसे घूरते हुए कहा कि ठीक है बेटा, तू भागना मत, तेरा चेहरा मुझे अच्छे से याद हो गया है। बिना कोई जवाब दिए शाओफान बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और जियू के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। जियू को मिट्टी चाटते देख शाओफान बोला कि मुझे धमकियों से सख्त नफरत है। जाते जाते उसने बड़े स्वैग में कहा कि चलो अब आराम से निकलो, मुझे छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। और ओ पब्लिक, चलो अब अपने अपने घर जाओ, बहुत तमाशा देख लिया, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर बनाना है। पीछे खड़े लोग बुदबुदा रहे थे कि बेटा तू तो गया, तूने बहुत बड़ी आफत मोल ले ली है। बस यंग मास्टर झाओ के भाई की ट्रेनिंग खत्म होने दे, वो तेरा ऐसा हाल करेगा कि तुझे अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागना पड़ेगा। भीड़ के छंटते ही ये युआनक्स्यू बेचारी भागी भागी आई और घबराहट में पूछने लगी, शाओफान तुम ठीक तो हो ना? उसने टशन में जवाब दिया, अरे हाँ भाई, मैं बिल्कुल चंगा हूँ। ये युआनक्स्यू ने शाओफान का हाथ थाम लिया और तसल्ली करते हुए बोली, हाँ तुम ठीक ही लग रहे हो। शाओफान उसे ऐसे ताकने लगा जैसे कोई सुंदर सा सपना देख रहा हो। फिर पहाड़ की चोटी पर डूबते सूरज को देखते हुए उसने उसे समझाना शुरू किया, देखो गर्लफ्रेंड का मतलब होता है जब एक लड़का और लड़की के बीच बड़ी गहरी वाली फीलिंग्स हो, तो वो लड़की उस लड़के की गर्लफ्रेंड होती है और लड़का इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता वो बीच में ही बोल पड़ी, मुझे पता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम मेरे बॉयफ्रेंड
है ना? उसने शर्माते हुए उसका हाथ पकड़ा और बोला, बिल्कुल सही पकड़ी हो नन्ही बर्फ, तुम तो बड़ी होशियार निकली। अब से मैं तुम्हारा इकलौता बॉयफ्रेंड और तुम मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड। 1 महीना बीत गया। हमारा शाओ फान अभी भी एक बड़े से पेड़ के नीचे उबासी लेते हुए सोकर उठा ही था, तभी ऊपर से आवाज आई, ओ भाई जाग गए क्या? पेड़ की टहनी पर बैठी दीपान तुत मजे से रोस्टेड चिकन के साथ नाश्ता पेल रही थी। उसने पूछा, भूख लगी है क्या भाई? आओ तुम भी 2 हाथ मार लो। शाओ फान बोला, छोटी बहन तुम मेडिटेशन नहीं कर रही थी क्या? फिर उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की आखिर कर क्या रही है? चिकन खाकर कौन सा ध्यान लग रहा है इसका? जैसे ही तुत जवाब देने वाली थी, उसने देखा कि शाओ फान की नजरें कहीं जमी हुई हैं। उसने भी मुड़कर देखा तो सामने बुजुर्ग और चेले अपनी तलवारों पर सवार होकर हवा में उड़ते हुए आ रहे थे। बुजुर्ग ने नीचे खड़े उन दोनों को बड़ी टेढ़ी नजर से देखा और ऐलान किया, अंदरूनी चेलों इनर डिसाइपल्स को चुनने का मुकाबला अब शुरू होता है। ऊपर से उड़ते हुए आए उन बुजुर्गों का टशन इतना था कि नीचे वाले दब ही गए। उन्होंने मुकाबला शुरू करने के नियम बताए। इन 7 प्लेटफॉर्मों पर खुली चुनौती है, जो 7 लोग आखिर तक टिके रहेंगे वही विजेता माने जाएंगे। जैसे ही ऐलान खत्म हुआ, हवा में कमल के आकार के 7 फाइटिंग प्लेटफॉर्म प्रकट हुए। अचानक इतनी तेज हवा चली कि नीचे खड़े लोग अपना चेहरा छिपाने लगे। ये देखकर शाओ फान दीपान तुझ से कुछ कहने ही वाला था कि वो शेरनी की तरह उछलकर सीधे प्लेटफॉर्म पर जा खड़ी हुई। वहाँ खड़े बंदे से बोली, दीपान तुत यहाँ मुकाबला करने आई है, आ जाओ मैदान में। शाओ फान तो नीचे खड़ा बस मुंह फाड़े उसे देखता रह गया कि ये लड़की तो बड़ी जल्दबाज निकली। थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्मों पर भीड़ बढ़ने लगी। कोई जीत रहा था, कोई धूल चाट रहा था। मुकाबला वाकई बड़ा तगड़ा था। ऊपर बैठे बुजुर्ग अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, पिछली बार के मुकाबले इस बार के लड़के बड़े धाकड़ हैं, ये हमारे कबीले की खुशकिस्मती है। पास बैठे दूसरे बुजुर्ग बोले, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, पर इस बार इतने टैलेंटेड नमूने आए हैं कि तूफान आना तो तय है। असली जंग तो अब शुरू होगी। दोनों चुप होकर मैच देखने लगे। इधर शाओ फान बड़े आराम से पेड़ की टहनी पर लेटा हुआ बाकी उम्मीदवारों की गप्पे सुन रहा था। एक बोला, सुना है इस बार इनाम में जादुई हथियार स्पिरिचुअल वेपन्स मिल रहे हैं, कसम से मैनेजमेंट ने पूरा जोर लगा दिया है। दूसरे ने आह भरते हुए कहा, पर भाई अपनी किस्मत में ये कहां, अपनी स्किल अभी इतनी प्रो थोड़ी है। पहला वाला बोला, सही बात है, वैसे वो शाओ फान कहीं दिख क्यों नहीं रहा? कहीं वो सूचू हुवाई ने उससे अपना बदला तो नहीं ले लिया? बेचारा डर के मारे बिल में घुस गया होगा शायद। तभी आसमान में एक विशाल हाथ दिखाई दिया और चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगी, जैसे कोई कुदरत का करिश्मा हो रहा हो। 7वें प्लेटफॉर्म पर खड़ा किम मैकहाउ ऐसे सीना तानकर खड़ा था जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। वो सीधे झांग शाओ फान को ललकारते हुए चिल्लाया, ए डरपोक कछुए, अगर असली मर्द है तो बिल से बाहर निकल और ईमानदारी से मेरा सामना कर। इतनी चीख पुकार सुनकर आखिरकार शाओ फान की नींद खुली। उसने कान लगाकर आवाज की दिशा पहचानी और अखाड़े की तरफ देखते हुए बोला, ओए हैंडसम भाई, जरा सुन तो, अगर तुझे चीटिंग ही करनी है तो चुपचाप आंखें बंद करके कर ले। ये ढिंढोरा क्यों पीट रहा है? क्या डर लग रहा है कि कहीं किसी को पता न चल जाए? पेड़ की टहनी पर बैठे शाओ फान को यूं मजे लेते देख पूरी भीड़ हक्की बक्की रह गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, देखो कुआंग शाओ फान आ गया। कुछ लोग तो हैरान थे कि क्या वाकई किम मैकहाउ चीटिंग कर रहा है। वहाँ का माहौल एकदम गर्म हो गया। मैदान में खड़ा किम मैकहाउ अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर चिढ़ गया। उसने अपनी हथेली में जादुई ताकत स्पिरिचुअल पावर बटोरनी शुरू की और बोला, बेटा फालतू की बातें मत कर, ये जादुई हथियार रखना तो मेरी आदत है। तुझे ठिकाने लगाने के लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है। तूने यंग मास्टर चू को चोट पहुंचाई है, आज मैं उन्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। शाओ फान को उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। उसने जोर जोर से हंसते हुए भीड़ की तरफ इशारा किया और बोला, सबने सुना ना, भाई साहब ने खुद कहा है कि वो मेरे खिलाफ सिर्फ एक हाथ इस्तेमाल करेंगे। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। नीचे खड़ी पब्लिक तो ऐसे ठहाके लगाने लगी जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। शाओ फान ने हंसते हंसते अचानक अपनी नजरें पैनी की और बड़े टशन में बोला, आ जाओ किम भाई, जरा रहम दिखाना मुझ पर। इतना कहते ही वो रॉकेट की रफ्तार से अखाड़े की तरफ उड़ा। किम मैकहाउ उसकी स्पीड देखकर दंग रह गया और अंदर से थोड़ा घबरा भी गया। शाओ फान ने उसे सोचने का मौका भी नहीं दिया और सीधे एक मुक्का जड़ दिया। किस्मत अच्छी थी कि किम ने गिरते पड़ते उसे ब्लॉक कर लिया। वार करने के बाद शाओ फान वापस नॉर्मल हो गया और कंधे उचकाते हुए मुस्कुराकर बोला, अरे मैंने तो बस रहम दिखाने को कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम पलटवार मत करना। किम भाई तुम तो बड़े शरीफ निकले। किम मैकहाउ गुस्से के मारे लाल पीला हो गया, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने आव देखा, नताव और शाओ फान पर हमला कर दिया। वो लगातार ताबड़तोड़ मुक्के चला रहा था, पर शाओ फान उन्हें ऐसे चकमा दे रहा था जैसे मक्खियां उड़ा रहा हो। उसने बेइज्जती करते हुए कहा, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तुमने तो एक हाथ की बात कही थी और तुम तो। नीचे खड़ी ये युआनेक्स्यू खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, शाओ फान भाई फिर से मजे ले रहे हैं। उधर किम गुस्से में चिल्लाया, मुझे छोड़ो। शाओ फान ने बस एक हल्का सा लात का झटका दिया और किम भाई सीधे अखाड़े से बाहर उड़ते हुए जमीन पर जा गिरे। गिरे हुए किम की हालत देखने लायक थी। मुंह से खून निकल रहा था और आंखों में ऐसी नफरत जैसे वो शाओ फान को कच्चा चबा जाएगा। वो गुर्राया, मैं किम मैकहाउ जब से योद्धा बना हूँ आज तक मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं हुई। शाओ फान अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रह। उसने अपनी कमर से तलवार निकाली। तलवार से बिजली की लपटें निकल रही थी, मानो वो पागल हो गया हो। शाओ फान ने तलवार देखते ही सोचा, ये तो तानवान तलवार है, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। किम फिर से हवा में उड़ा और चिल्लाया, शाओ फान अब तेरी मौत निश्चित है। जैसे ही उसने शाओ फान के सीने में तलवार घोंपने की कोशिश की, शाओ फान ने उसे वहीं रोक दिया। किम का चेहरा देखने लायक था, वो हक्का बक्का रह गया। शाओ फान ने एक टेढ़ी मुस्कान दी और किम को उठाकर पटक दिया। उसने किम का कॉलर पकड़ा और घिन से बोला, क्या हुआ किम भाई, रुक क्यों गए? लगे रहो। और हाँ, मुझ पर जादुई हथियार इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या हमसे कोई पुरानी दुश्मनी है
है। ओए, तुझे क्या लगा था कि मैं कोई मामूली बंदा हूँ जिसे तू जब चाहे मसल देगा? किम गुस्से में फिर से बड़बड़ाया, मैं तुझे जान से मार डालूंगा कुत्ते।